नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आनंद कानन काशी, जिसके लेखक के चंद्रमौली जी और अनुवादक डॉक्टर प्रिय कुमार चौबे तथा श्रीमती सुनीता कट्टी जी हैं, इसके 10वें भाग को संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। संस्कृत शिक्षा। यह दावा किया जा चुका है कि संस्कृत व्याकरण संसार के समस्त व्याकरणों में सबसे परिष्कृत एवं वैज्ञानिक है। इसका श्रेय 3 महान ऋषियों पाणिनि, कात्यायन अर्थात वररुचि तथा पतंजलि को है। अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध पाणिनि का काल 700 ईसा पूर्व कहा जाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखते समय यास्क के निरुक्त का आधार लिया और व्याकरण संबंधी 4000 सूत्र लिखे हैं। पाणिनि की तुलना हिमालय से की जाती है और कात्यायन एवं पतंजलि की तुलना हिमालय से निकली गंगा व यमुना, इन 2 बड़ी नदियों से। महर्षि पतंजलि 150 ईसा पूर्व आजीवन काशी में रहे। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। एक लोक कथा के अनुसार गोणिका नामक एक स्त्री ने पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की प्रार्थना की। जल के प्याले में एक छोटा सा सांप देखकर वह आश्चर्यचकित हुई और उससे पूछा, तुम कौन हो? कथा के अनुसार उस सांप ने उसकी संस्कृत सुधार कर उससे कहा कि वह सूर्य देवता का वरदान है। इस पर गोणिका ने अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया और वही आगे चलकर महर्षि पतंजलि के रूप में प्रसिद्ध हुए। काशी में पतंजलि के ध्यान करने और अध्ययन करने का स्थान प्रसिद्ध हुआ। संभवतः किसी राजा ने पतंजलि की स्मृति में नागकुआं नामक एक कुंड का निर्माण कराया था। आज जैतपुरा अर्थात औसानगंज को पतंजलि की जन्म व कर्म भूमि होने का श्रेय प्राप्त है। पतंजलि ने अपने शिष्यों के समक्ष 2 शर्तें रखी थीं। पहला, कोई विद्यार्थी पठन के समय बाहर नहीं जाएगा और कोई भी पठन पाठन के समय बीच में लगा हुआ पर्दा नहीं उठाएगा। इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। एक छात्र पठन पाठन के समय पानी पीने बाहर गया तथा दूसरे ने बीच का पर्दा उठा दिया। उसी समय कक्ष में आग लग गई और सभी छात्र जलकर भस्म हो गए। जो छात्र कक्षा के बाहर पानी पीने गया था वह ब्रह्म पिशाच बन गया। पतंजलि के आदेशानुसार ब्रह्म पिशाच ने कश्मीर के चंद्रगुप्त नामक अकेले विद्यार्थी को महाभाष्य की शिक्षा दी।
ब्रह्म पिशाच ने समस्त सूत्रों को पीपल के पत्ते पर लिपिबद्ध किया, परंतु इस क्रम में पानी पीते समय जिन सूत्रों से वह ब्रह्म पिशाच विद्यार्थी वंचित रह गया था, वह उन सूत्रों को नहीं लिख पाया। आज भी नागकुआं के उत्तरी भाग में प्रतिवर्ष नागपंचमी पर शास्त्रार्थ की परंपरा जारी है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन में प्राध्यापक थे, जहां वे शरीर पर नाम मात्र का वस्त्र धारण किए रहते थे। इस पर एक दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विनोद किया कि वे अर्धनग्न अवस्था में हैं। कहा जाता है कि इसके उत्तर में द्विवेदी जी ने गुरुदेव से कहा, संस्कृत पढ़ने वाले प्रत्येक पुरुष को और अंग्रेजी पढ़ने वाली प्रत्येक महिला को अर्धनग्न रहने का जन्मसिद्ध अधिकार है। संस्कृत कॉलेज, जिसका पूर्व नाम हिंदू कॉलेज था, का शुभारंभ 1791 ईस्वी में रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा हुआ। इसके प्रथम प्रधानाचार्य पंडित काशीनाथ थे। 1820 ईस्वी में इस पाठशाला का पुनर्गठन हुआ और यह संस्था पाठशाला से संस्कृत हिंदू कॉलेज हो गई। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंग्लो इंडियन सेमिनार नामक एक अंग्रेजी स्कूल का आरंभ किया था। यह 1836 ईस्वी से दी बनारस गवर्नमेंटल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। 1844 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज और दी बनारस गवर्नमेंटल स्कूल बनारस कॉलेज के प्रशासन के अंतर्गत आ गए। यहाँ के भवन का निर्माण 1847 ईस्वी से 1852 ईस्वी के मध्य में हुआ। तदंतर 1858 ईस्वी में इस कॉलेज का नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर क्वींस कॉलेज पड़ा और यह कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ। परंतु 1887 ईस्वी में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तब 1888 ईस्वी में यह कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया। कालांतर में क्वींस कॉलेज का विभाजन गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज तथा क्वींस इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में हुआ। 1947 से 1957 ईस्वी के बीच इस संस्था में डॉक्टर संपूर्णानंद तथा पंडित कमलापति त्रिपाठी कार्यरत रहे। डॉक्टर संपूर्णानंद भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और कमलापति त्रिपाठी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के प्रयास से 1958 ईस्वी में इस गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ और यह वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। 1975 ईस्वी में पुनः इसका नाम परिवर्तित कर डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रखा गया। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।